Alright, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we started the topic of motivation. हमने अपनी पिछली क्लास में मोटिवेशन का चैप्टर स्टार्ट किया, बहुत डिटेल में इस बात को अंडरस्टैंड किया था कि सर मोटिवेशन क्या होती है, व्हाट डू वी मीन बाय मोटिवेशन, व्हाई मोटिवेशन गोज अप एंड डाउन, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटिवेशन, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज होने से क्या होगा। फिर हमने ये भी पढ़ा था व्हाई स्टडी मोटिवेशन, मोटिवेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत हमें पड़ी है मोटिवेशन पढ़ने की। और हमने फिर मोटिवेशन की थ्योरीज से रिगार्डिंग कंटेंट स्टार्ट किया था, टॉपिक स्टार्ट किया था कि सर बहुत सारे बिजनेस एनालिस्ट ने, बिजनेस रिसर्चर्स ने मोटिवेशन के ऊपर बहुत ठीक ठाक काम किया, बहुत ज़बरदस्त काम किया। और अपनी रिसर्च के बाद उन्होंने अपनी रिसर्च कंडक्ट करने के बाद कुछ थियोरीज डेवलप की मोटिवेशन से रिगार्डिंग के वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मोटिवेशन चेंज होती है, अफेक्ट होती है, अप एंड डाउन होती है, मोटिवेशन किन चीज़ों पे डिपेंड करी होती है। ये उनकी रिसर्च के कंक्लूजन थे। तो उस रिसर्च में सबसे पहली रिसर्च जो हमारे पास अवेलेबल है वो है F.W. टेलर की। लास्ट क्लास में F.W. टेलर के बैकग्राउंड पे बहुत डिटेल में बात की थी, काफी डिटेल में बात की थी कि F.W. टेलर ने 1880s में यूएस की एक स्टील कंपनी में एज अ लेबर काम स्टार्ट किया। और 18 साल तकरीबन लेबर की पोस्ट पे काम करने के बाद he got promoted to the chief engineer position, and later on after 10 years as working as chief engineer, he get promoted to the senior management level. अब अंडरस्टैंड करना इन तमाम एस्पेक्ट्स में, जब वो चीफ इंजीनियर की पोस्ट पर आए, जब वो चीफ इंजीनियर की पोस्ट पर पहुंचे F.W. टेलर, तो उन्होंने वर्कर्स के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दी। हालांकि समझिएगा इस बात को, वो उनका डोमेन नहीं था। टेक्निकली टेक्निकली वो उनका डोमेन नहीं था F.W. टेलर का, लेकिन उन्होंने चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे पहुंचने के बाद वर्कर्स के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दी कि वो अलग अलग तरीकों से वर्कर्स को ट्रायल एंड टेस्ट करने लगे, अलग अलग चीजों के थ्रू ट्रायल एंड टेस्ट करने लगे। और खुद भी क्योंकि लेबर थे 18 साल, तो माइंडसेट वो लेबर वाला मौजूद था। ही हैड समवॉट the experience, he have a huge experience being a labor, and somewhat the mindset carried on even when he was chief engineer. तो उन्होंने अलग अलग तरीकों से ट्रायल एंड टेस्ट किए, और उन ट्रायल एंड टेस्ट में उन्हें एक ही रिजल्ट मिला। उन तमाम ट्रायल एंड टेस्ट के थ्रू F.W. टेलर को एक ही रिजल्ट मिला। वो ये था कि people are motivated by external factor, and that external factor is money alone. F.W. टेलर ने जब लोगों के ऊपर ट्रायल एंड टेस्ट किया और अपने वर्कर्स के ऊपर, लेबर के ऊपर मोटिवेशन को आजमाना शुरू किया, तो ही रियलाइज, ही गॉट टू रियलाइज दिस थिंग दैट मनी इज द ओनली मोटिवेटर। उन्होंने ये आजमाया और ये आइडेंटिफाई किया कि लेबर क्लास वर्कर्स, पीपल, लोग, इंसान, ह्यूमन इज ओनली मोटिवेटेड बाय मनी अलोन। तो उन्होंने एक थ्योरी दी इकोनॉमिकल मैन की, इसको रैशनल मैन के नाम से भी जानते हैं। इकोनॉमिकल मैन, इसको बहुत जगहों पे रैशनल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इकोनॉमिकल मैन की थ्योरी में F.W. टेलर ने बहुत सीधी सी बात की, कहा एवरी, ये देखिएगा क्या कहा F.W. टेलर ने, एवरी, एक मिनट, एवरी पर्सन
every worker is motivated through external factor that is money। तो इकोनॉमिकल मैन में इन्होंने कहा अ वर्कर शुड बी पेड a fair day's wage, a fair day's wage for a fair day's work। एफ डब्ल्यू टेलर ने इकोनॉमिकल मैन की थ्योरी में कहा कि वर्कर शुड बी पेड अ फेयर डेज वेज फॉर अ फेयर डेज वर्क। अगर कोई वर्कर अच्छा काम कर रहा है तो उसको अच्छे पैसे मिलने चाहिए, कोई वर्कर बुरा काम कर रहा है, अच्छे काम नहीं कर रहा, तो उसे अच्छे पैसे नहीं मिलने चाहिए, कोई वर्कर एवरेज काम कर रहा है तो उसे एवरेज पैसे मिलने चाहिए। इकोनॉमिकल मैन में एफ डब्ल्यू टेलर ने बिल्कुल सीधी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात रख दी कि जैसा काम वैसे पैसे, जैसा काम वैसे पैसे। काम अच्छा करो, अच्छे पैसे ले जाओ। काम एवरेज होगा, पैसे भी एवरेज मिलेंगे। एफ डब्ल्यू टेलर ने इकोनॉमिकल मैन में सीधा सीधा पैसे और काम का आपस में एक ताल्लुक बना दिया, एक रिलेशन क्रिएट कर दिया, और यह भी कहा कि हर इंसान पैसे से मोटिवेट होता है, हर वर्कर पैसे से मोटिवेट होता है, और वो उनके ट्रायल एंड टेस्ट रिसर्च का पार्ट था, रिसर्च का आउटकम था। ठीक ठाक रिसर्च करने के बाद उन्हें ये रियलाइज हुआ कि भाई वर्कर की पैसे बढ़ाने की बात करो, काम से रिलेटेड वो अच्छा काम करके देंगे आपको। वर्कर के पैसे बढ़ाने की बात करो तो वो अच्छा काम करके देंगे आपको, और अच्छा काम करे तो अच्छे पैसे दो। दिस गोज साइडवेज। फिर उन्होंने अपनी रिसर्च का होराइजन पैरामीटर और ब्रॉड किया, अपनी रिसर्च का होराइजन, अपनी रिसर्च का पैरामीटर, अपनी रिसर्च की डेप्थ को और ब्रॉड किया, और उसका नतीजा मिला साइंटिफिक मैनेजमेंट। उस रिसर्च से बिजनेसेस को मिली द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी क्या थी, पहले इसके बारे में कुछ बुलेट पॉइंट्स लिख देता हूं, पहले उसके बारे में कुछ बुलेट पॉइंट्स लिख देता हूं, फिर आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, और यह भी बताऊंगा हाउ एफ डब्ल्यू टेलर चेंज द फेस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का नक्शा बदल दिया था एफ डब्ल्यू टेलर ने। आज भी एफ डब्ल्यू टेलर के उस एरा को टेलरिज्म कहा जाता है। आपको अगर कभी एफ डब्ल्यू टेलर के बारे में सर्च करना हो तो आप सिर्फ इतना सर्च कर लीजिएगा, टेलरिज्म, तो आपको पता चल जाएगा कि बड़े फैंस थे एफ डब्ल्यू टेलर के, और दुनिया में साइंटिफिक मैनेजमेंट ने जो धूम मचाई थी, सर साइंटिफिक मैनेजमेंट ने, एफ डब्ल्यू टेलर ने, बिल्कुल सिंपल बुलेट्स बता रहा हूं। सबसे पहले ये कहा, डिवाइड द वर्क इन सिंपल yet calculatable tasks। Assign tasks, set targets,
पे एज पर आउटपुट, दैट इज इट, दैट इज इट। अब एफडब्ल्यू टेलर ने क्या किया, जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा, समझिएगा इस बात को। जैसे ही एफडब्ल्यू टेलर को इकोनॉमिकल मैन थ्योरी में ये रियलाइजेशन हो गई कि वर्कर तो पैसे के पीछे भाग रहा है और पैसा ही इसकी मोटिवेशन है, मैं जैसे ही पैसे बढ़ाने की बात करता हूं या पैसे से आउटकम को रिलेट करता हूं, वर्कर्स में पॉजिटिविटी आ जाती है और लेबर क्लास जो है वो अच्छा काम करना शुरू कर देती है। तो एफडब्ल्यू टेलर ने उस थ्योरी में और काम करना शुरू किया, उसका पैरामीटर और होराइजन एक्सटेंड किया, ब्रॉड किया, और उन्होंने अलग अलग वर्कर्स से अलग अलग वर्कर्स से एक ही काम करवाना शुरू किया। अब ये साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप किस तरह से हुई पहले वो समझते हैं, और साइंटिफिक मैनेजमेंट में डेवलप करने के बाद उन्होंने क्या सामने आउटकम क्या निकला वो समझते हैं। तो एफडब्ल्यू टेलर ने एक ही काम अलग अलग कैलिबर वर्कर्स, अलग अलग वर्कर्स कैलिबर, अलग अलग कैलिबर वाले वर्कर्स से ये काम करवाना शुरू किया, एक ही काम। एफडब्ल्यू टेलर ने अपने हाथ में स्टॉप वॉच रखी और अपने पास पेपर पेंसिल से नोटिफाई करते गए, लिखते चले गए कि फला वर्कर ने ये काम इस तरीके से किया, उसने ये स्टेप्स किए और इतने टाइम में ये काम कंप्लीट हुआ। दूसरे कैलिबर वाले बंदे से वही सेम काम करवाया और उसके काम करने का अंदाज और स्टाइल नोटिफाई किया, चेक किया कि उसने ये काम किए, पहले से ये वाले डिफरेंट थे और टाइम ये था। सो ही स्टार्टेड नोटिसिंग and understanding how different workers perform the same task with different approaches and different steps. Eventually, he had the variation of approaches towards one task with different times. उन्होंने उसमें से सबसे बेस्ट टास्क या सबसे बेस्ट प्रैक्टिस को पिक करना शुरू किया कि यार वर्कर वन ने ये चीज बड़ी जबरदस्त की थी और ये बड़ी इफेक्टिव भी और एफिशिएंट भी है, इसको अगर वर्कर टू के इन दो स्टेप्स के साथ मिला दिया जाए तो ये कम टाइम में जल्दी काम होगा और अच्छा काम होगा। वर्कर थ्री के ये तीन स्टेप्स बिल्कुल फारिग थे, लेकिन ये जो चौथा स्टेप है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर इसको वर्कर वन के और टू के उन तीन स्टेप से मिला के चौथा स्टेप किया जाए तो ये जल्दी यहां तक पहुंच जाएंगे। अंडरस्टैंड कीजिएगा, ही डेवलप्ड, he started developing the quickest methods to produce goods. गुड्स बनाने के लिए उन्होंने क्विकेस्ट मेथड एडॉप्ट बनाना शुरू कर दिए। सिस्टम इतना तेजी से काम करने लगा और वो सिस्टम उन्होंने हर वर्कर के या हर प्रोडक्शन पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। पहला तो उन्होंने ये काम किया, क्विकेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क। फिर उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट में और एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने एक टास्क एक वर्कर के बजाय एक टास्क अ टीम ऑफ वर्कर पे डिवाइड कर दिया कि आप एक टीम हो और आप पांचों ने मिलके ये काम करना है, लेकिन आप यही करोगे, सिर्फ आप ये करोगे, आप ये करोगे, आप ये करोगे और आप ये करोगे। डिविजन ऑफ लेबर, division of labor is an invention of scientific management by एफडब्ल्यू टेलर। ये एफडब्ल्यू टेलर लेकर आए division of labor where the entire task is divided into, where the entire
वर्क इज डिवाइडेड इनटू सेवरल डिफरेंट टास्क्स। तो पूरे काम को एफडब्ल्यू टेलर ने अलग 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 छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना शुरू कर दिया, और उसके लिए वर्कर्स अपॉइंट करते गए कि ये काम ये वर्कर करेंगे, ये काम ये वर्कर करेंगे, ये काम ये वर्कर करेंगे, ये काम ये वर्कर करेंगे। हुआ क्या कि वर्कर स्टार्ट गेटिंग रिपीटिशन ऑफ टास्क। वो एक ही काम रिपीट में कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, और उन्हें टारगेट भी दिया हुआ है। एफडब्ल्यू टेलर ने स्टॉप वॉच के थ्रू नोटिस तो किया हुआ था, हर चीज का नोटिस था उनके पास कि ये काम इतने सेकंड्स में हो जाता है, ये काम इतने मिनट में हो जाता है, तो 1 घंटे में इतने टास्क हो सकते हैं। इसकी शिफ्ट है 10 घंटे की, तो 10 घंटे में इतने टास्क चाहिए मुझे। एफडब्ल्यू टेलर ने वर्कर्स को मशीन बना दिया। मशीन, नो इमोशंस अटैच्ड, नो इमोशंस, जीरो, जीरो इमोशंस। उसका नतीजा क्या निकला कि वर्कर्स के सामने टास्क टास्क क्वांटिफाइड है, टास्क मेजर्ड है, और टास्क के साथ अटैच कर दिए पैसे। बता दिया हर वर्कर को कि 10 घंटे में तुम 800 ये कर सकते हो, 10 घंटे में तुम 300 ये कर सकते हो, 10 घंटे की शिफ्ट में तुम्हारे 100 ये काम हो जाने चाहिए, और उनके साथ पैसे अटैच कर दिए, रिवॉर्ड्स, हैवी रिवॉर्ड्स, अच्छे रिवॉर्ड्स, फेयर डेज वेज फॉर अ फेयर डेज वर्क। और दुनिया में इसके अच्छा, पहले दुनिया की बाद में बात करते हैं, पहले आते हैं उस स्टील कंपनी में। जब एफडब्ल्यू टेलर ने उस स्टील फैक्ट्री पे अपनी क्रिएट की हुई साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी अप्लाई की, उसका नतीजा ये निकला दैट प्रोडक्शन not only doubled, not only tripled, it almost got 4x अंडर 2 years। 2 साल के अंदर अंदर एफडब्ल्यू टेलर ने प्रोडक्शन को 4x कर दिया, और इतने पैसे एक्स्ट्रा नहीं देने पड़े फेयर डेज वेज के नाम पे। एक्स्ट्रा पैसे उतने नहीं देने पड़े जितनी ज्यादा प्रोडक्शन उन्होंने बढ़ा दी। अब अंडरस्टैंड करना इस बात को, you will realize this thing, you will realize this thing कि सर जैसे ही प्रोडक्शन डबल फोल्ड हुई और ट्रिपल फोल्ड हुई और फिर क्वाड फोल्ड हुई, लेकिन उतने तेजी से वेजेस नहीं बढ़ानी पड़ी, या सैलरीज या रिवॉर्ड्स नहीं बढ़े थे। उन्होंने पैसे बढ़ाए और टास्क के साथ पैसे अटैच कर दिए, लेकिन वो ट्वाइस या थ्राइस का फैक्टर नहीं था। ऐसा नहीं था कि वर्कर को टास्क देने के बाद उसको बोला भाई तुम्हारी सैलरी 3x हो जाएगी अगर तुम टास्क पूरे कर लोगे, या तुम्हारी वेजेस 3x हो जाएंगी। ना ना ना, वेजेस में कुछ एक्स्ट्रा टास्क के साथ साथ अटैच कर दिया, लेकिन वेजेस उतनी नहीं बढ़ी, कॉस्ट उतनी नहीं बढ़ी जितनी आउटपुट बढ़ गया सर। एवरेज कॉस्ट इट वेंट डाउन, एवरेज कॉस्ट केम डाउन। और यहां उस ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्रॉफिट कमाया, एफडब्ल्यू टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट की चर्चा पूरे यूएस में होने लगी, पूरे यूएस में। एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड टेकिंग कंसल्टेंट फ्रॉम एफडब्ल्यू टेलर बैक इन दैट टाइम, और उन्होंने उनकी साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी अप्लाई करना शुरू कर दी। आपको मजे की बात बताता हूं, वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज अपार्ट फ्रॉम स्टील फैक्ट्री टू adopt एफडब्ल्यू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट was फोर्ड। फोर्ड कंपनी, फोर्ड ने 1918 में साइंटिफिक मैनेजमेंट को अडॉप्ट किया। 1902 में प्रोबेबली बनी है फोर्ड कंपनी, 1902 में, 1902 में, और 1918 में उन्होंने एफडब्ल्यू टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट को अडॉप्ट किया। एंड विद इन 3 years
they also they also got the same थ्री फोल्ड आउटपुट। सर अब जाहिर सी बात है, जब फोर्ड कंपनी ने ये काम कर दिया तो तमाम ऑटोमोबाइल कंपनीज को भी इसी काम पर आना पड़ेगा। एक स्टील कंपनी ने किया तो तमाम स्टील मैन्युफैक्चरर्स को, और इस तरह से पूरी दुनिया का प्रोडक्शन का नक्शा चेहर बदल गया। मैंने थोड़ी देर पहले बोला ही चेंज द फेस ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने पूरी दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया। एफडब्ल्यू टेलर ने पूरी दुनिया में वर्कर्स इंसान नहीं थे, मशीन थे। मशीन मशीन मशीनों की तरह काम करवाया जाता था वर्कर से। बाकायदा उनका टाइम टेबल पूरा बनाया जाता था कि ये खाने का टाइम है, ये सोने का टाइम है, ये उठने का टाइम है, ये पीने का टाइम है, ये रेस्ट का टाइम है, ये वॉशरूम का टाइम है। हर एक चीज डिफाइंड थी वर्कर की। मशीन, ये अभी काम करना है, इस तरीके से काम करना है। तो उस एरा को कहते हैं मास प्रोडक्शन एरा। मास प्रोडक्शन एरा। अब नॉर्मल प्रोडक्शन हुआ करती थी उस जमाने में। तो सर एफ डब्ल्यू टेलर ने क्या जबरदस्त धमाल मारी। एफ डब्ल्यू टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो सबसे आखिरी बुलेट लिखा हुआ है, पे एस पर आउटपुट, इसका बहुत अच्छा नाम बाद में डिफाइन किया गया। इसका बहुत अच्छा, हमजा, कियान, मरियम, शायान, कैन यू गाइज आइडेंटिफाई द टर्म दैट वाज गिवन टू दिस थिंग, पे एस पर आउटपुट। कि आउटपुट के हिसाब से वर्कर को पैसे दो। कैन यू गाइज आइडेंटिफाई व्हाट द टर्म वाज? इस टर्म को हम क्या कहते हैं? कैन यू आइड वेरी गुड हमजा, वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड। शायान वेरी गुड यार, जबरदस्त। आई एम अम्यूज, मुझे अच्छा लगा, बिल्कुल सही जवाब आया। हमजा आपने पढ़ा हुआ है, शायद ने पहले पढ़ा हुआ नहीं, बट दैट्स वेरी राइट यार, जबरदस्त। सर इसको कहते हैं पीस रेट। कियान बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मरियम, हम इसको कहते हैं पे एस पर आउटपुट को हम कहते हैं पीस रेट। पीस रेट, वर्कर जितना बनाए उसको आउटपुट के हिसाब से पैसे देना। वो एक आउटपुट बनाए तो एक आउटपुट का पैसा, दो बनाए तो डबल हो गया, तीन बनाए तो ट्रिपल पैसा हो गया, चार बनाए तो 4x हो गया, 10 बनाए तो 10 का रेट, 20 का, 25 का, 50 का, जितना वो बनाए। और टारगेट पहले से सेट हुआ हुआ है उसका, और टारगेट क्वांटिफाई भी हुआ हुआ है। क्वांटिफाई साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू हुआ है। ये बड़ा जबरदस्त तरीका था। एफ डब्ल्यू टेलर ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। एफ डब्ल्यू टेलर की थ्योरी ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। बड़ा मैस प्रोडक्शन एरा आया और पूरी दुनिया में साइंटिफिक मैनेजमेंट की धमाल हुई। लेकिन एफ डब्ल्यू टेलर की थ्योरी को सीरियस क्रिटिसिज्म भी मिला, बहुत जबरदस्त। जहां टेलरिज्म का एरा था और जहां टेलरिज्म के इतने फैन फॉलोइंग थी, कभी टेलरिज्म को पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। इसके इस पे बाकायदा बुक्स लिखी गई हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट पे, पूरी पूरी बुक्स मौजूद हैं। द डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसका पूरा एक बुक पब्लिश हुई हुई है। और आप पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि टेलर वॉज कंसिडर्ड लाइक अ सुपर हीरो बैक इन दोज डेज। 1920 की बात है ये, 1920s, व्हेन द वर्ल्ड इवेंचुअली एंड द बिजनेस वर्ल्ड स्पेशली, खास तौर पे वो जो प्रोडक्शन वाले बिजनेस थे, प्रोडक्शन वाले बिजनेस, दे कंसिडर टेलर एज अ हीरो। उन्होंने तो टेलर को हीरो कंसिडर किया हुआ था। लेकिन जहां टेलर बहुत सारों के लिए हीरो था, वहीं एफ डब्ल्यू टेलर बहुत सारे लोगों के लिए विलन था। अब दो प्रॉब्लम्स बड़ी, दो बड़ी प्रॉब्लम्स आई एफ डब्ल्यू टेलर की थ्योरी में। दो बड़े बोलेंगे हम रिटैलिएशंस आई, दो बहुत बड़ी रिटैलिएशंस आई एफ डब्ल्यू टेलर की थ्योरी के अगेंस्ट। सबसे पहली थ्योरी तो खुद वर्कर्स ने रिटैलिएशन की।
सबसे पहली रिटेलिएशन तो खुद वर्कर्स की तरफ से आई, बिकॉज all the workers eventually started feeling the heat of the tasks and the objectives, the targets, the inhuman timetable or schedule or treatment of workers. प्रेशर ये बना कि जो इनएफिशिएंट वर्कर्स थे, इन इफेक्टिव वर्कर्स, जो लेजी थे, थोड़े से टाइम वेस्ट करने वाले वर्कर्स थे, जिनकी प्रोडक्ट जो लेस प्रोडक्टिव थे, आसान अल्फाज में लेस प्रोडक्टिव, ऑर्गेनाइजेशंस ने उन्हें निकालना शुरू कर दिया ना। जब जब एक परफेक्ट मेथड है एक काम करने का। अच्छा, और एफ डब्ल्यू टेलर इतना इंसेन रिसर्चर था कि उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट ने में यहां तक काम करना इस लेवल पे चले गया। शायद आपको ये रियलाइजेशन हो को वो स्टील की जो मेकिंग है वो बेसिकली आयरन ओर से होती है, रॉ रॉ फॉर्म आयरन ओर, राइट। तो आयरन ओर के थ्रू स्टील निकाला जाता है, लेकिन आयरन ओर को ब्लास्ट फर्नेस में लोड किया जाता है। तो लोड करने के लिए शॉवल यूज होता है, राइट। लोड करने के लिए शॉवल यूज होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी में एफ डब्ल्यू टेलर इतना इंसेन, बाकियों के लिए इंसेन, मेरे लिए परफेक्ट, सिर्फ मेरे लिए नहीं, दुनिया के बहुत सारे लोगों ने उसे कहा परफेक्ट रिसर्चर। एफ डब्ल्यू टेलर इतना परफेक्ट रिसर्च कर रहा था कि उसने बाकायदा ये तक ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन सोचे जरा किस लेवल की होगी, क्या माइंड होगा, क्या नेक्स्ट लेवल माइंड होगा, दुनिया से अलग। तभी तो आज 100 साल बाद भी हम आज जेन अल्फा के दौर में भी एफ डब्ल्यू टेलर की थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो सर कुछ अनोखा ही किया था और दिमाग अनोखा था। ही ऑब्जर्व द फिजिक, द हेल्थ ऑफ द वर्कर एंड द शॉवल साइज एंड वेट, कि क्या ये वर्कर के लिए ये जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं ये इसके लिए ठीक भी हैं। क्योंकि अंडरस्टैंड करना, आज भी बिजनेसेस में एक ट्रेंड है, जनरल टूल्स, सब कॉमन टूल्स यूज करेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट में ऐसा नहीं हुआ। साइंटिफिक मैनेजमेंट ने में एक वर्कर से पक्का काम निकालने के लिए, 100% एफिशिएंसी अक्वायर करने के लिए उन्होंने टूल्स भी, इक्विपमेंट्स भी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर कर दिया, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंप्लॉय कर दिया कि यार ये इंप्लॉय कद में लंबा है तो इसके इसका आर्म लेंथ भी बड़ा है, तो इसके लिए वो रेगुलर साइज का शॉवल काम नहीं करेगा, बस ये मुश्किल होगी इसको, इसको इसको मूवमेंट इसकी ज्यादा होगी, या इसके बॉडी डायनेमिक्स डिफरेंट होंगे। उसने उसका शॉवल साइज एक्सटेंड कर दिया ताकि मूवमेंट नॉर्मल हो और वो पक्का काम कर सके। जस्ट इमेजिन दिस थिंग, कोई स्किनी वर्कर था तो उसके शॉवल को हल्का कर दिया। ओ दिस इज सम नेक्स्ट लेवल। लेकिन जहां एफ डब्ल्यू टेलर हीरो था, वहीं क्रिटिसिज्म ये आया कि सर वर्कर स्टार्टेड फीलिंग द हीट अंडर द प्रेशर ऑफ द टास्क। तो जो इनएफिशिएंट वर्कर थे, ऑर्गेनाइजेशन ने इवेंचुअली उन्हें निकालना शुरू कर दिया। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना शुरू हो गई थी उस दौर में, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। अब मजे की बात देखो, एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन वॉज एक्सपीरियंसिंग mass production, दूसरी तरफ organizations were kicking out the
inefficient workers, low or less productive workers. Organization started enjoying the lower cost and higher outputs. और वर्कर्स स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, तो FW टेलर के खिलाफ यूएस में ही नहीं पूरी दुनिया में ठीक ठाक कैंपेन्स चली, बहुत कैंपेन्स चली, बाकायदा इंडस्ट्रियल एक्शंस लिए जाते थे वर्कर्स की तरफ से, प्रोटेस्ट होते थे, काम बंद कर दिया जाता था। और ये काम ये टाइम थ्रू आउट चला। दूसरी रिटेलिएशन क्या आई ये भी सुन लो। FW टेलर ने यही, इसको कहते हैं स्टिक एंड कैरेट अप्रोच। इस अप्रोच को कहते हैं स्टिक एंड कैरेट, कि वो स्टिक से उठा के कैरेट मारो वो आगे जाएगा तो रैबिट भागेगा। तो वर्कर को स्टिक उठाओ, पैसे वहां फेंको तो वर्कर भागेगा, भागेगा मतलब आउटपुट बनाएगा। यही सेम पैसे वाली अप्रोच लेके उन्होंने सीनियर मैनेजमेंट पे भी अप्लाई करने की कोशिश की, लेबर क्लास से ऊपर के लोगों को, और बहुत बुरी तरीके से फेल हुई। मार पड़ी से मुराद लिटरल मार पड़ी नहीं, पीटा बीटा नहीं, मार पड़ी से मुराद उनकी ये थ्योरी वहां फेल हो गई। इट फेल्ड बैडली। सीनियर मैनेजमेंट पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पे ये नहीं चली। तो टेलर को ये बड़े प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि और एक प्रॉब्लम और टेलर की थ्योरी के साथ ये आई थी सामने। ये टेलर को तो नहीं प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, लेकिन टेलर की थ्योरी हर जगह अप्लाई नहीं हो सकती थी, क्योंकि टेलर की थ्योरी से वहीं अप्लाई हो सकती थी जहां आउटपुट मेजरेबल हो। मेजरेबल, हर बिजनेस में आउटपुट मेजरेबल नहीं होता। हर बिजनेस में आउटपुट मेजर नहीं किया जा सकता, आउटपुट को क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। कि कैसे क्वांटिफाई करें, वहां साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्लाई नहीं हो पा रही थी। ये प्रॉब्लम आया था FW टेलर की थ्योरी के साथ। तो अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये सारी चीजें हमारे पास FW टेलर की थ्योरी की रिगार्डिंग यहीं पे लिखी हुई हैं। ये उसकी समरी है। जो भी ऊपर लिखाया बताया कि FW टेलर ने सिंपल कहा कि तमाम वर्कर्स के काम को डिवाइड कर दो, डिवीजन ऑफ लेबर। एक वर्कर मोनोटनी में एक ही काम बार बार करता रहेगा तो वो उसका एक्सपर्ट हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। और वैसे ही हम उसको परफेक्ट मेथड विद राइट टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टाइम बता दिया उसको कि इस टाइम में इतना आउटपुट बना के देना है, और इतना आउटपुट बना के दो, इतना पैसा हम आपको देंगे। तो वर्कर्स खुश, ऑर्गेनाइजेशन खुश। मुझे बताएं, क्या FW टेलर की दोनों थ्योरी समझ आ गई? क्या FW टेलर की दोनों थ्योरी समझ आ गई? यस प्लीज। क्या FW टेलर की दोनों थ्योरी समझ आ गई? इकोनॉमिकल मैन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। अब चलते हैं आगे। जैसे जैसे FW टेलर ने रिसर्च कंडक्ट की, ऐसे ही ये जो मैस्लो लिखा हुआ है, मैस्लो एंड हिरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स, ये एक्चुअली है अब्राहम मैस्लो। ये रिसर्च कंडक्ट की अब्राहम मैस्लो ने। नाउ अब्राहम मैस्लो, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, अब्राहम मैस्लो ही conducted his research. Acha, he didn't agreed with the Taylorism. Abraham Maslow was one of the first critics of Taylorism. टेलर की थ्योरी और टेलर की अप्रोच और टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट को, he was one of the first people to criticize टेलर। ये भी कोई छोटा नाम नहीं थे। He conducted his theory for his research for around 14 years, and the the people
who were part of his research were mainly from corporates and at least mid management. इन्होंने जो थ्योरी कंडक्ट की, रिसर्च कंडक्ट की, वो मिड मैनेजमेंट लेवल से ऊपर स्टार्ट की, मिड मैनेजमेंट और फिर ऊपर के लोगों पे, मिडल मैनेजर, टॉप मैनेजर, सीनियर मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स, डायरेक्टर्स, उनके लेवल पे अब्राहम मैस्लो ने रिसर्च कंडक्ट की। 14 साल की रिसर्च के बाद मैस्लो ने कुछ इस तरीके की बात की, गौर से देखिएगा। पीपल आर नॉट मोटिवेटेड बाय मनी एट ऑल। People are not motivated by money at all. Rather, different people have different sets of needs and they are motivated by them. अब्राहम मैस्लो ने 14 इयर्स रिसर्च कंडक्ट करने के बाद ये आइडेंटिफाई किया या ये कंक्लूड किया कि वर्कर्स और लोग पैसे से मोटिवेट नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। मनी इज नॉट द मोटिवेशन फॉर देम। दे ऑल हैव सर्टेन सेट ऑफ नीड्स, they all have certain sets of needs and they are motivated by them. वो उनसे मोटिवेट होते हैं। तमाम वर्कर्स की अपनी अपनी एक सेट ऑफ नीड्स है और वो उनसे मोटिवेट होते हैं। वर्कर कभी भी किसी एक चीज से मोटिवेट नहीं होते। एंड देयरफॉर ही डेवलप द ऑल टाइम फेमस hierarchy of human needs. hierarchy of human needs. उन्होंने कहा अलग अलग वक्तों में अलग अलग नीड्स होंगी और इंसान, इस वर्कर, इस नीड की वजह से मोटिवेटेड होगा। उनकी थ्योरी, अब्राहम मैस्लो की हिरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग दुनिया के हर इंसान की सबसे पहली और सबसे बेसिक नीड है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड। अच्छा, इस फिजियोलॉजिकल नीड को अक्सर हम साइकोलॉजिकल नीड्स या फिजिकल नीड्स के नाम से भी जानते हैं। हम इसको साइकोलॉजिकल नीड्स या फिजिकल नीड्स के नाम से भी जानते हैं। सुन लीजिएगा, अब्राहम मैस्लो ने कहा दुनिया का हर इंसान सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स के पीछे भागेगा। हर इंसान। फूड, वाटर, क्लॉथ, शेल्टर। आज के टाइम में, मॉडर्न डे में, मेडिकल और एजुकेशन भी आ जाता है। मेडिकल और एजुकेशन भी। बोला एक दफा जब वर्कर की ये नीड पूरी हो जाती है, जब एक दफा वर्कर की ये फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो जाती है, तो वो भागता है सिक्योरिटी नीड्स के पीछे। एक दफा जब उसकी सिक्योरिटी नीड्स पूरी हो जाती है, तो वो भागता है सोशल नीड्स के पीछे, फिर एस्टीम नीड्स के पीछे, और फिर वो भागेगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के पीछे। जो वर्कर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले लेवल पर है, वो सोशल और एस्टीम नीड से मोटिवेट नहीं होगा। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स को समझने के लिए हमें यहां पे एक गेस्ट को बुलाना पड़ेगा। एक गेस्ट को बुलाना पड़ेगा। हमजा, केयान, मरियम, शायान, आर यू गाइज रेडी फॉर दैट गेस्ट? यस प्लीज। आर यू गाइज रेडी फॉर दैट गेस्ट? वो गेस्ट के थ्रू
हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ अब्राहम मैस्लोस हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स वर्क्स, कैसे काम करती है। मैस्लो ने अगर 14 साल, अब्राहम मैस्लो ने 14 ईयर रिसर्च की, और कॉरपोरेट्स में रिसर्च की, और एग्जीक्यूटिव या मैनेजमेंट लेवल पे रिसर्च की, तो यार रिसर्च कुछ तो होगी। तो चलें, हम बुलाते हैं लेट हम बुलाते हैं, लेट्स वेलकम आवर गेस्ट। सर, ये हैं हमारे गेस्ट, मिस्टर ए। अब ये हैं हमारे गेस्ट मिस्टर ए। नोट कीजिएगा इनके बारे में, थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आपको इनके बारे में बता दूं। भाई मिस्टर ए कराची के एक स्लम्प में पैदा हुए। स्लम्प समझते हैं ना, स्लम्प। हमजा, कियान, मरियम, शायान, स्लम्प समझते हैं ना, कच्ची आबादी। राइट, कच्ची आबादी, द झोपड़ पट्टी, जिसे हम प्रिसाइजली बॉलीवुड लैंग्वेज में कहते हैं झोपड़े। तो झोपड़ पट्टी, द स्लम, कच्ची आबादी। मिस्टर ए जो है वो कराची के किसी एक स्लम में एरिया में पैदा हुए, और झोपड़ बहुत छोटा सा था, लोग बहुत थे, रिसोर्सेज नहीं थी, इनकम नहीं थी, मुश्किलात से भरा बचपन था मिस्टर ए का। और घर में मिसाल के तौर पे बहन भाइयों में तीसरा चौथा नंबर आता था, लेकिन इनसे नीचे भी 6 8 बहन भाई और थे। पूरी क्रिकेट टीम में इनका चौथा नंबर था। तो जिम्मेदारी भी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के इनसे भी नीचे और लोग हैं, और कुछ करना है। और अल्लाह ने इनको दिमाग भी दिया था। ही वॉज ब्लेस्ड विद द ब्रेन। मिस्टर ए वॉज ब्लेस्ड विद द ब्रेन, और with the capacity, capability, mentally, physically, he was very strong, and will wise he was very strong. बहुत अर्ली एज में इन्होंने बहुत जल्दी जल्दी स्कूलिंग कंप्लीट करना शुरू की, और एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाकर अपनी स्कूलिंग जल्दी फिनिश कर ली। स्कूलिंग के बाद समहाउ वो मैकेनिक शॉप पे कुछ काम, और उसके साथ अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया। किसी ने कभी कभी कोई मदद भी की, और सेल्फ फाइनेंस करने की भी कोशिश की। कुछ पैसे घर पे भी देना शुरू कर दिए बहुत अर्ली एज में। somehow he got into a very good university, बहुत अच्छी एक यूनिवर्सिटी में एंट्री मिल गई। और यूनिवर्सिटी में एंट्री मिली, और 2 साल में ही, यूनिवर्सिटी के 2 साल में ही इनको एक अच्छी एंट्री लेवल की जॉब भी मिल गई। अब अंडरस्टैंड करना, इस बात को फोकस करना। एक अच्छी एंट्री लेवल की जॉब मिल गई। मुझे आप सिर्फ ये बताओ, हाउ वुड दैट पर्सन बी फीलिंग टुडे। आज आज उनको वो जॉब मिल गई है, आज उनको कंपनी ने बुलाया है, और कंपनी ने बता दिया है कि हम आपको 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड पे रखेंगे। 6 मंथ्स प्रोबेशन पीरियड पे रखेंगे। प्रोबेशन पीरियड होगा आपका टेम्पररी, उसमें आपका ट्रायल एंड टेस्ट चलेगा, और प्रोबेशन पीरियड की परफॉर्मेंस के बाद हम एनालाइज करेंगे कि आपको रखना है या नहीं रखना। आप मुझे जरा ये बताएं, आज उनको ये कंपनी ने बताया है, हाउ वुड ही फीलिंग। बोलो ना, क्या फीलिंग होगी मिस्टर ए की। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू गाइस थिंक, हाउ वुड ही बी फीलिंग मिस्टर ए। जाहिर सी बात है, जॉब मिली है, पैसे भी आएंगे। हाँ भाई, हाउ वुड ही बी फीलिंग। हमजा, कियान, मरियम, हाँ वेरी गुड। शायान, शायान कह रहे ओवर द मून।
मे बी प्रोबेबली यस, मे बी प्रोबेबली यस, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक। आप देखिए, अगर हम मिस्टर ए के बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करें थोड़ा सा, तो यू डोंट हैव, वी डोंट हैव एक्चुअली, यू नहीं वी, मैं भी आपकी कैटेगरी में आऊंगा। वी डोंट हैव एन आइडिया ऑफ हाउ पॉवर्टी लुक्स एक्चुअली। हमने शायद सही मानों में देखी भी नहीं है, और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ना सिर्फ शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह से ये दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह कभी हमें वो वक्त दिखाए भी ना। वी डोंट हैव एन आइडिया ऑफ हाउ इंटेंसिव these this needs are physiological needs। खाना है, नहीं है, फूड उनके लिए कभी है कभी नहीं है, कभी किसी ने बचा हुआ खाना दे दिया, अ, कभी 3 दिन पुराना खाना पड़ा हुआ है, 3-4 दिन पुराना। पानी तो सोचो भी नहीं, पानी तो आप सोचे भी नहीं। पानी के लिए तो इन लोगों को चल के 1-1 2-2 किलोमीटर गैलन लेके जाना पड़ता है। और पानी के लिए तो कराची बहुत बेबस और मैं बोलूंगा बदनसीब शहर है, कि इट्स नॉट ओनली अबाउट पुअर, इट्स नो मोर अबाउट पुअर एनी मोर। कराची में तो पानी का मसला डीएचए में भी मौजूद है, डिफेंस, द डिफेंस। तो वहां पे भी क्या अमीर गरीब क्या, पानी की प्रॉब्लम तो बदनसीबी है खैर हमारी, लेकिन एक जेन्युइन पॉवर्टी जो, कम से कम डिफेंस का बंदा जो है वो पानी तो खरीद सकता है, उसके पास टैंकर खरीदने के पैसे हैं और ठीक ठाक, उसको कोई परवाह नहीं है कि मैं 2 लाख रुपए का पानी डलवा दूं महीने का। लेकिन जो ये जो मैं मिस्टर ए के स्लम की बात कर रहा हूं, इनके पास पानी है भी नहीं और ये पानी अफोर्ड भी नहीं कर सकते। एक सवाल पूछना चाहूंगा आप लोगों से, एक सवाल आप लोगों से पूछूंगा फिजियोलॉजिकल नीड्स के रिगार्डिंग, लाजमी ये, इट्स वन ऑफ माय 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 मोस्ट फेवरेट टॉपिक। मुझे बहुत मजा आता है इस टॉपिक को पढ़ाने में, और बहुत हद तक मैं इसको रियल लाइफ से रिलेट कर पाता हूँ। और बहुत लेसन्स हैं इन थ्योरीज में, मोटिवेशन की थ्योरीज। मेरे लिए ये मोटिवेशन की थ्योरीज से ज्यादा सेल्फ रियलाइजेशन की थ्योरीज हैं। बिलीव इन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव इन अल्लाह, ये वो वाली थ्योरीज है मेरे लिए। आपसे सवाल पूछूंगा आप लोगों से, जवाब जितना ऑनेस्ट आएगा मुझे उतना अच्छा लगेगा। क्या कभी दिल में ये फील आता है कि यार हम गरीब हैं? क्या दिल में कभी ये फीलिंग आती है कि यार सब कुछ नहीं है हमारे पास, गरीब हैं यार, गरीब हैं, सब कुछ नहीं है, हर चीज नहीं है यार, गरीब हैं? शायान कह रहे हैं यस सर, बहुत दफा। मरियम कह रही है यस। कियान कह रहा है नो। कियान कभी भी नहीं, नेवर, कभी भी नहीं, किसी चीज को देख के नहीं। हमजा कह रहे हैं यस। जब मैंने भी हाथ उठाया था, मैंने खुद भी हाथ उठाया था। इंसान हूं, ह्यूमन हूं, और इंसान, ह्यूमन इज फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ इमोशंस। और इमोशंस कभी कभार कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। तो ये बात तो है, और ये फीलिंग मुझे मुझे भी आ जाती है, कभी कभार आ जाती है। बैठे में कुछ भी है, कुछ ऐसा हो गया, बैठ के सोच रहे हैं, क्या है यार, क्या है यार, ये कोई जिंदगी है?
ये सवाल आता है अपने आप से कि ये कोई जिंदगी है, ये कोई लाइफ है, ये कैसे जी रहे हैं हम? ये कोई लाइफ है? रोज हर पहले तो रोज के मसले होते थे, अब दिन में रोज हर घंटे के मसले हो रहे हैं। तो कभी कभार एकदम से आउटबर्स्ट आ जाता है कि अरे यार, क्या यार, ये गरीबी कब खत्म होगी? अंडरस्टैंड करना है इस बात को। मैं आपको बताऊं, अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब जब मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं, तो ये मैं ही कर रहा हूं, और मैं ही कभी कभार अपने आप से ये सवाल पूछ लेता हूं, यार ये क्या है यार, ये कैसी जिंदगी है कि ये गरीबी कब खत्म होगी? अंडरस्टैंड करना है इस बात को, फोकस कीजिएगा। फिर मैं ही अपने आप को करेक्ट भी करता हूं उसी वक्त, या उसके थोड़े टाइम बाद बैठता हूं। अब मेरा एक दोज हु नोज मी वेरी वेल, वेरी क्लोज, जो मुझे बहुत अच्छे से बहुत क्लोजली जानते हैं, they very well are aware of this thing that I have a very strong daily me time, very late in the night, very late in the night. रात के चंद आखिरी पहर में मेरा एक अपना खुद का मी टाइम है, और मैं उस वक्त मोबाइल से भी दूर होता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि उस वक्त सेल फोन भी ना हो। मैं और मेरा हुक्का, शीशा, और खुली खुली फिजा, आसमान, मेरी बैल्कनी, मेरा टेरेस या छत, मैं वहां पे ही बैठा हुआ होता हूँ, और लगाता हूँ तकरीबन पौना घंटा, 1 घंटा। वो डेली का है मेरा। दैट्स मैंडेटरी, दैट्स वन थिंग दैट आई नेवर मिसेस आउट ऑन एनी डे, एनी नाइट, नॉट नॉट अ सिंगल नाइट। तो मैं बैठता हूँ, और वो घंटा होता है मेरे पूरे डे को एनालाइज और असेस करने वाला, अपने हाल पे सवाल करने वाला, फ्यूचर के सवाल रेस करने वाला। फिर उन्हीं उसी दौरान मैं अपने आप को करेक्ट करता हूँ, पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करता हूँ कि यार आज दिन में ये गलत हुआ, आज ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये नहीं करना था यार, हमार ये नहीं करना था, ये सही हुआ, ये इसको और अच्छा करना है, इसमें इसको और इम्प्रूव करना है, ये गलत हो गया, इसको करेक्ट करते हैं। कि कोई नाराज हो गया तो उसको मना लेते हैं, कोई ठीक कर लेते हैं, मामलात को ठीक करते हैं, चलो अब इसको फॉर द टाइमिंग ड्रॉप करो, इस पे बात नहीं करनी, इस पे सोचना नहीं है अभी, लेट इट बी, गिव दिस पीस, गिव दिस थिंग अ टाइम। उसी दौरान मैं अपने ऊपर दी हुई अल्लाह की तमाम नेमतों का भी जायजा लेता हूं। तो आपको पता है, अगर कभी लाइफ में आप लोगों को ये फील हो, सिर्फ इतनी सी बात करूंगा आज आप लोगों को, आप ताकि एक सेल्फ रियलाइजेशन आ जाए। लाइफ में अगर किसी मोमेंट पे कभी ये फील कर रहे हो ना कि यार क्या जिंदगी है, कोई जिंदगी है हमारे, हमें 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 हमारे पास है क्या? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रस्ट्रेटिंग क्वेश्चन ऑफ टुडेज वर्ल्ड। हमारे पास है क्या? या अल्लाह तूने हमें दिया किया है, तो उसका सवालों में से चंद जवाबों में ये है कि अगर आपको तरीके से प्रॉपर फूड अवेलेबल है, तो आप दुनिया के 21% अमीर तरीन लोगों में हो, जिनको तरीके से इज्जतदाराना तरीके से प्रॉपर फूड अवेलेबल है। मैं करा पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, 21% टॉप ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। अगर आपको साफ पीने का पानी अवेलेबल है, साफ पीने का पानी अवेलेबल है, या आप घर का टैप ओपन करो और उसमें से पानी आ रहा है, तो सर आप टॉप 11% इलीट ऑफ द वर्ल्ड में मौजूद हो, क्योंकि दुनिया के 89% लोगों के पास पीने का साफ पानी अवेलेबल नहीं है। दुनिया के 89% ऑफ द पॉपुलेशन लोगों के पास पीने का साफ पानी अवेलेबल नहीं है। दिस इज वेरी हार्श, दिस इज वेरी हार्श। और इसकी एग्जाम्पल के लिए आपको किसी और मुल्क नहीं जाना, किसी और शहर भी नहीं जाना, आप सिर्फ कराची में ही घूम लें,
आपको रियलाइजेशन हो जाएगी। क्लॉथ अवेलेबल, लोगों को कपड़े अवेलेबल नहीं होते। अभी ये सर्दी आ रही है। अ, अपने इर्द गिर्द जरा रोडों पे आंख उठा के एक दफा देख लीजिएगा। अगर मुझे मेरा जिस्म सर्दी गर्मी से बचाने के लिए अच्छा कपड़ा अवेलेबल है, तो सर मैं अमीर हूं। घर 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 की छत अवेलेबल है, सर ढकने के लिए छत अवेलेबल है, तो अमीर हूं। रिच, आई एम रिच। क्योंकि हमने हमने पॉवर्टी देखी ही नहीं है सर, गुर्बत करीब से भी गुजरी नहीं है, जिसे गुर्बत कहते हैं, पॉवर्टी। ओह, खैर, फिजियोलॉजिकल नीड सर। सर सोचे तो घर में खाना नहीं है, पानी नहीं है, कपड़ा नहीं है। मिस्टर ए के तो मतलब मिस्टर ए के लिए आज ईद है। आज आज का दिन उम्मीद का दिन है, आज तो मेरी ईद का दिन है। ए मेरे दिल मुबारकबाद, ए मेरे दिल मुबारकबाद। गली में आज चांद निकला, मिस्टर ए को जॉब मिली है। तो सर फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होंगी अब। मिस्टर ए की फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होंगी। अब जो पैसे आएंगे, वो घर पे अब कम से कम फूड का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वाटर का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्लॉथ का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अपने से जो छोटे थे उनकी एजुकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। घर में बीमार माँ है तो मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल कराएंगे। जो पैसे आएंगे अब वो कम से कम अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी करने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करना, डेली खाना अच्छा देखकर, फूड वाटर क्लॉथ देख के उनकी मोटिवेशन स्काई हाई होगी। मेरा आप लोगों से सवाल है, ये मोटिवेशन कितने टाइम तक हाई रहेगी? कितने टाइम तक? हाउ लॉन्ग? हाउ लॉन्ग? कितने टाइम तक? व्हाट डू यू गाइस थिंक? ये फूड वाटर क्लॉथ शेल्टर मेडिकल एजुकेशन, ये सब चीजें अब वो अचीव करना शुरू कर दिए हैं। फूड अच्छा आना शुरू हो गया है, रीजनेबल। अच्छे से मुराद मैं ये नहीं बोला कि वो डेली उनके घर में सी फूड आ रहा है और प्रॉन्स बन रहे हैं, और ये आई एम नॉट एग्जैक्टली सेइंग दैट। लेकिन पहले वाले हालात नहीं है। अब घर में बेहतर खाना अवेलेबल है, पीने का साफ पानी अवेलेबल है, कपड़े पहनने के लिए अवेलेबल है। हो सकता है उन्होंने अपने अपने घर वालों को स्लम से निकाल के स्लम के बाहर किसी रीजनेबल घर में रेंट पे शिफ्ट करा दिया हो। एक बच्चे अच्छे कुछ बेहतर स्कूल में जा रहे हैं, घर पे पहले बैठे रहते थे, अब स्कूल में जा रहे हैं, मेडिकल अवेलेबल है। मैं पूछ रहा हूं ये सब चीजें मिस्टर ए को कब तक मोटिवेट करेंगी? अब्राहम मैस्लो ने कहा, और क्या कमाल बात बोली, जबरदस्त धमाल बात है, बेहतरीन। अब्राहम मैस्लो ने कहा, नहीं नहीं हमजा, आपकी सोच है ना ना, ना ना बिल्कुल भी नहीं। हमजा कह रहे कपल ऑफ इयर्स, कपल ऑफ वीक्स। बता दूं आपको कंफर्म, कपल ऑफ वीक्स या शायद कपल ऑफ मंथ्स, नॉट मोर देन दैट, नॉट मोर देन दैट, इससे ज्यादा नहीं। प्रोबेबली कपल ऑफ मंथ्स, प्रोबेबली कपल ऑफ मंथ्स। मिस्टर ए के लिए एक टाइम आएगा जब ये सब रूटीन हो जाएगा, रूटीन, रेगुलर, कॉमन, रूटीन हो जाएगा। हमजा, कियान, मरियम, शायान, आज खाने में क्या खाया है? अम्मी की मार के अलावा या अम्मा की डांट के अलावा और क्या खाया है खाने में? हाँ भाई, क्या खाया है खाने में आज आप लोगों ने? व्हाट डिड यू गाइस, व्हाट डिड यू गाइस हैड फॉर लंच और डिनर? आ हा यार, वाह वाह वाह। शायान और कियान, क्या तुम दोनों ने एक साथ खाई है? दोनों ने बिरयानी लिखा है। दोनों एक साथ तो नहीं खा रहे थे बिरयानी? ओ यार मरियम, ना करो, कीमा राइस, वाह वाह। हमजा कह रहे हैं चिकन एंड रोटी, मलाई बोटी, मलाई बोटी, मलाई बोटी विद राइस एंड रोटी, दोनों चीजें। मैं आप सबसे सिंपल सा सवाल पूछूंगा और इस बात को अंडरस्टैंड करना, ये सेल्फ रियलाइजेशन भी है। खुशी मिली थी बिरयानी खाकर, कियान, शायान?
खुशी मतलब पागलों वाली भंगड़ा वंगड़ा डाला हो, अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र, मैं सजदे में गिर गया, उठूंगा ही नहीं, सजदे से सर ही नहीं उठाऊंगा। नहीं ना, नहीं। क्योंकि अंडरस्टैंड करना सर, बिरयानी खा के कौन खुश होता है? मतलब वो वाली खुशी। एक बिरयानी की सेटिस्फेक्शन तो है, जैसे बिहारी बोटी की सेटिस्फेक्शन है, जैसे कीमा राइस की सेटिस्फेक्शन है, पिज्जा की सेटिस्फेक्शन है, बर्गर की सेटिस्फेक्शन है। फूड की अपनी एक सेटिस्फैक्शन है, वो जो क्रेविंग सेटिस्फाई करती है। सोल सेटिस्फाई करने वाली सेटिस्फैक्शन नहीं है भाई, सोल सेटिस्फाई करने वाली कि अल्लाह मैं तो सारी जिंदगी इसी चीज को खाने के लिए तो तरस गया था। नहीं है सर। पता है क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए ब्लेसिंग ही नहीं है, रूटीन है ना, रूटीन। रूटीन है हमारे लिए। मैंने ये सेल फोन कोई 1 साल पहले खरीदा था। 100% बता रहा हूं, शुरू में अपने से ज्यादा इसका ख्याल रखा जाता था। हर वक्त इस पे कपड़ा लगता था, बिल्कुल सफाई होती थी, कुछ वाइप्स रखे हुए थे पॉकेट में कि यार इसकी क्लीनिंग व्लीनिंग करो, अपना चेहरा नहीं धुल रहा, मोबाइल की स्क्रीन स्क्रीन साफ हो रही है। आज ये कहाँ पड़ा हुआ होता है, किस कंडीशन में होता है, चार्ज है नहीं है, अंडरस्टैंड करना सर, रूटीन हो गया। ये ह्यूमन नेचर है, इसमें मेरा और आपका कोई कसूर नहीं है ना, ये पाकिस्तानियों का नहीं, ह्यूमन नेचर है। अब्राहम मैस्लो पाकिस्तानी थोड़ी था, लेकिन रिसर्च दी ना, उसने कहा सर कभी पीने का पानी, कभी पानी पीने के बाद अल्लाह तेरा शुक्र, सोल सेटिस्फैक्शन नहीं भाई, कभी भी नहीं, जिंदगी में नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। पानी कौन पी के शुक्र अदा करता है सर? हमारे घर में तो रूटीन है, अवेलेबल है। अंडरस्टैंड करना, कभी उसके पर्सपेक्टिव से सोचो कि जिसके पास नहीं है। तो मिस्टर ए कपल ऑफ मंथ्स तक उनकी सेटिस्फैक्शन तो रहेगी, लेकिन फिर उनके लिए यही फूड वाटर क्लॉथ शेल्टर एक रूटीन बन जाएगा, रूटीन। नाउ दैट फूड वाटर क्लॉथ शेल्टर इज नो मोर गिविंग देम एनी मोटिवेशन, क्योंकि अब उनके लिए परेशानी है सिक्योरिटी नीड्स की। अब उन्हें चाहिए जॉब सिक्योरिटी, अब उन्हें चाहिए सेफ्टी एट वर्क। अब वो जॉब सिक्योरिटी मांग रहे हैं कि यार ये तो 6 महीने की जॉब है, ये चली गई तो फिर क्या होगा, मुझे कोई दूसरी जॉब मिलेगी? यार ये अच्छी जॉब है, ये मुझे कंटिन्यू करनी है, और मेरी काम की जगह पे सेफ्टी भी अवेलेबल नहीं है, मुझे सेफ्टी भी चाहिए, काम की जगह सेफ होनी चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क मांग रहे हैं वो। अब उनकी परेशानी कुछ और है, अब उनकी नीड कुछ और है। 6 महीने, 7 महीने कंपनी में काम करने के बाद कंपनी ने उन्हें बुलाया और कहा कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर ए, वी आर सो हैप्पी विद योर वर्क, वी आर अपॉइंटिंग यू फॉर द नेक्स्ट 10 years। हम आपको अगले 10 साल के लिए अपनी कंपनी में जॉब दे रहे हैं। मुझे बताओ आज आज कैसी सेटिस्फैक्शन होगी मिस्टर ए की, बोलो भाई। वो जॉब लेटर देखकर है ना, सीने से लगा लेंगे, इसको गले लगा लेंगे जॉब लेटर को, चूमेंगे जॉब लेटर, कि ये कम से कम अब मुझे 10 साल तक की एटलीस्ट टेंशन खत्म हुई, मेरा जो फूड वाटर क्लॉथ शेल्टर था वो भी रिटेन होगा, और मैं अपने लाइफ स्टाइल को और बेटर कर सकूंगा। 10 साल के लिए मुझे जॉब मिल गई है, अल्लाह तेरा शुक्र है। ये इस जॉब लेटर को अपने तकिए के नीचे रखेंगे, अपनी डेस्क पे सजा के रखेंगे, इसकी मल्टीपल कॉपीज निकाल के रखेंगे। गौर से सुन लीजिएगा, कुछ टाइम बाद ये जॉब लेटर इनके लिए रूटीन हो जाएगा, एंड सिक्योरिटी नीड्स अब इनको मोटिवेशन नहीं दे रही होंगी। कुछ टाइम बाद, एक टाइम आएगा, एक वक्त आएगा, वो कहेंगे जॉब तो सबकी होती है भाई, मैंने कौन सा अनोखा काम कर दिया, और जॉब सिक्योरिटी भी सबकी होती है, अगर मुझे 10 साल के लिए कंपनी ने जॉब दी है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ही इज फॉरगेटिंग दैट डे जिसके लिए वो परेशान थे। बहरहाल ये ह्यूमन साइकी और ह्यूमन नेचर है, ये सबके लिए है। जो मैं आज आज जिन जो चीजें, आज जो अल्लाह की दी हुई ब्लेसिंग्स मेरे साथ मौजूद हैं, मैं शायद चंद साल पहले अल्लाह से ये मांगता था,
लेकिन अगर आज मैं अल्लाह से शिकायत कर रहा हूं तो ये ह्यूमन नेचर भी है। और मैं एक्चुअली असल में ह्यूमन नेचर से ज्यादा मैं वो दिन भूल चुका हूं जिन दिनों में ये मांग रहा होता था। मैं वो दिन भूल चुका हूं एक्चुअली, क्योंकि मेरे लिए ये रूटीन हो गया है। मेरे लिए रूटीन हो गया है। मतलब आई स्टिल रिमेंबर बाइंग माय वेरी फर्स्ट लैपटॉप, और मैंने फेसबुक पे स्टेटस लगाया था 2009, 2009, 2009 में पहली दफा सोनी का वायो खरीदा था। इट वाज सम नेक्स्ट लेवल थिंग। और मैंने एक फेसबुक का स्टेटस लगाया था, और आज भी मुझे बड़ी हंसी आती है उस स्टेटस पे। लेकिन आज मेरे सराउंडिंग में इस वक्त क्लास कंडक्ट करने के लिए 3 लैपटॉप्स पड़े हुए हैं। फिर भी मैं अगर अल्लाह से शिकवा करूं तो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड नाउ द मैसेज, टोटल मैसेज इन दिस थिंग। अब मिस्टर ए खुश नहीं है, और खुश हो भी क्यों? क्योंकि वो भाग रहे हैं अब सोशल नीड्स के पीछे। उन्हें काम की जगह पे चाहिए ट्रस्ट, फ्रेंडली इन्वायरमेंट, सोशलाइजिंग, गैदरिंग, फ्रेंड सर्कल। काम पे, काम की जगह पे उन्हें चाहिए ये सब, कि यार जहां मैं काम करता हूं, जहां मैं जॉब करता हूं, अब 4 साल हो गए मुझे इस कंपनी में जॉब करते हुए, लेकिन मेरा कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा नहीं है। मैं बाहर नहीं जाता इन लोगों के साथ, या कोई मुझे लेके नहीं जाता। अब उनकी सोशल नीड्स उन्हें डिस्टर्ब कर रही है। उन्हें फ्रेंडली इन्वायरमेंट चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, सोशलाइजिंग चाहिए, फ्रेंड सर्कल चाहिए। फिर उन्हें एक कंपनी के एक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जो ऐड कर दिया, और वहां पे एक प्रोग्राम बना कि आज हम बोर्ड बेसन जाएंगे कढ़ाई खाने, फ्रंटियर जा रहे हैं चीज कढ़ाई खाने। आज मिस्टर ए की मोटिवेशन अच्छी होगी, हाई होगी, खुशी की लहर होगी। नया कपड़ा पहनेंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छा तैयार होंगे, द हेयर लैब जाएंगे, तैयार वैयार होंगे, बाल बाल कटाएंगे, अच्छा दिखेंगे, और दोस्तों में जाएंगे। फिर उसी गैदरिंग में ये डिसाइड हुआ कि कमिंग वीकडे में जो पब्लिक हॉलीडे आ रहा है, तो एक काम करते, फार्म हाउस बुक कराते हैं। मिस्टर ए की मोटिवेशन और बढ़ना शुरू होगी। फिल्म मूवी देखने चलते हैं यार, मूवी आई है, और मोटिवेशन बढ़ेगी। आपको पता है एक टाइम आएगा कि सोशल नीड्स उनको अब सेटिस्फाई नहीं कर रही होंगी। नो, नॉट, क्योंकि रूटीन हो गई सर, रूटीन, रूटीन हो गई। हमजा, कियान, मरियम, शायान, आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ ना, आप लोगों से एक सवाल पूछ लेता हूँ। क्या आप लोग मतलब रमजान के बाद बारबेक्यू का प्लान, बकरा ईद के बाद बारबेक्यू का प्लान बनता है, तो क्या बारबेक्यू के प्लान को लेके बहुत एक्साइटेड होते हो, अल्ट्रा एक्साइटेड, एब्सोल्यूट इनसेन? या बस नहीं यार, बारबेक्यू प्लान है तो है, जाएंगे बारबेक्यू बनाएंगे, बातें बातें करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, गाने वाने सुनेंगे, आ जाएंगे? ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? सो ट्रू ना? लेकिन आज से चंद साल पहले याद करो, आज से चंद साल पहले याद करो, जब घर से इजाजत नहीं मिलती थी किसी की छत पे बारबेक्यू जाने के लिए, और मिन्नतें करनी पड़ती थी। देखें अब्बा, वो काशिफ के अब्बू ने इजाजत दे दी, देखे काशिफ की छत पे बारबेक्यू हो रही है। अच्छा, मैं बहुत हार, मैं आज भी बहुत हार्श हूं। हार्श इन अ सेंस के, पता नहीं मेरी नेचर ऐसी है कि मेरे जो दिल में होता है ना, मैं मुंह पे बोल देता हूँ। मैं दोगला नहीं हूं। आई एम नॉट अ टू फेस पर्सन। मैं तो लाइव यूट्यूब पे बोल देता हूँ, रिकॉर्डिंग में इतना कुछ बोल चुका हूं मैं तो, जिसको बोलना है, जिन जिन को बोलना है, सबको बोल देता हूं मैं तो। मैं दोगला नहीं हूं। तो ये मेरी नेचर है, और इसीलिए इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग मुझसे खुश नहीं है। मरियम जहां पढ़ने जाती है ना, उनके ओनर भी मुझसे नाराज हैं, बहुत शदीद नाराज हैं। और मरियम जिससे पढ़ती है वो भी नाराज। देखो हमजा कैसा पहुंचा है, कह रहे सर इस्लामियत के सर। ओहो। तो मेरे दिल में जो होता है ना, मैं बोल देता हूँ। आपको पता है, मैं अपने फादर से तो खैर डरता था बहुत,
रिस्पेक्ट भी थी और डरता तो बहुत था। अपनी अम्मी को बोल देता था, मैं अपनी अम्मी को बोल देता था, अक्सर बोल देता था जब ऐसा कोई सिनेरियो आता था ना, कि नहीं कोई जरूरत नहीं है जाने की, कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की। बैक इन दोज डेज बहुत सख्ती होती थी, बहुत सख्ती। मरियम, अस अस अस, सेम सेम, सेम सेम अस। तो मैं अपनी मदर को अक्सर कह देता था, मैं लगता है सौतेला हूं, मैं सगा नहीं हूं, मैं आप लोगों का अपना खून नहीं हूं, लगता है सौतेला हूं, मैं ये अक्सर बोल देता था। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। आज है ना, आज किसी चीज की सख्ती नहीं है, मतलब बड़े हैं, मैं रिस्पेक्ट में बताता हूं, उन्होंने ये बाउंड नहीं किया हुआ। मुझे अच्छा उनकी तरबियत, और मुझे भी अब अच्छा लगता है कि उनको रिस्पेक्ट दूं, ऑनर दूं, ये बता के या ये पूछ के कि मैं कुछ, मैं ये कर लूं, मैं यहां चले जाऊं। मना तो है ही नहीं, मना नहीं है, लेकिन उनको मान मिल जाता है, थोड़ा सा माँ बाप को मान मिल जाता है, तो उनको लगता है कि नहीं यार देखो कितनी इज्जत दे रहा है, कि खुद जा भी तो सकता है, खुद कमाता है, अब अपनी अपनी औलाद है इसकी, खुद ये बाप है, तो जाहिर सी बात है। लेकिन अगर मैं पूछ लेता हूं तो एक इज्जत बन जाती है ना। अंडरस्टैंड करना। आज अगर कभी किसी दोस्तों का मैसेज आ जाता है ना कि यार वो हॉक्स बे जाने का प्रोग्राम हो रहा है, बीच बुक कराया है, या फार्म हाउस जा रहे हैं, या बारबेक्यू का सीन है, बिलीव मी, बिलीव मी, सीरियस बता रहा हूँ, सीरियस बता रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, दिस इज सो ह्यूमन नेचर, कि मैं ऐसे ही जाता हूँ और ऐसे ही आ जाता हूँ, बस मतलब वो एक जो अंदर वाली एक्साइटमेंट है ना, वो नहीं होती। जबकि मैं वो टाइम भूल गया हूं कि मैं आई यूज टू बैग माय पेरेंट्स के इवेंट है, कोई कर जाने देना, प्लीज जाने दें, गोश्त दे दें, मैं उनको दे दूं, मुझे भी बारबेक्यू में जाना है। और उसमें जब ये इजाजत मिलती थी ना कि चाबी लेके जाना, लेकिन 2 बजे, अरे 2 बजे कैसे आ जाए, 2 बजे तो बारबेक्यू शुरू होगी, ये भी बड़े मसले थे, कि जाने की इजाजत मिलती थी टाइम के साथ। आज कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, लेकिन सर सोशल नीड, सोशलाइजिंग मेरे लिए बहुत कॉमन हो चुकी है ना, बहुत कॉमन। मैं जहां जाऊं, जैसे जाऊं, सोशलाइजिंग कर लूं, मेरे लिए तो रेडली अवेलेबल है, तो मेरे लिए कोई अनोखी बात नहीं है, आपके लिए भी नहीं है। मिस्टर ए के लिए भी एक टाइम आएगा कि वो अनोखी नहीं रहेगी, जिसके लिए वो डिप्रेस थे, परेशान थे, कुछ टाइम पहले मोटिवेशन डाउन थी, आज उनके लिए ये सब नॉर्मल होगा। वो अब भाग रहे हैं एस्टीम नीड्स के पीछे। वो कह रहे हैं मैंने ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 12 साल से जॉब कर रहा हूँ, 10 साल से जॉब कर रहा हूँ, इतने सालों से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, अब मुझे रिकग्निशन चाहिए, खास तौर पे मुझे एक स्टेटस चाहिए, स्टेटस दो भाई मुझे। अब वो कोई एक मकाम ढूंढ रहे हैं, कोई एक पोजीशन ढूंढ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और जब तक वो उन्हें नहीं मिलेगी वो परेशान रहेंगे, डीमोटिवेटेड रहेंगे, अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ऑर्गेनाइजेशन ने फिर एक दिन अनाउंस किया कि मिस्टर ए को हम हेड ऑफ डिपार्टमेंट एचओडी बनाने जा रहे हैं। ओ हो, मिस्टर ए को आज अपना प्रॉपर डेजिग्नेटेड केबिन मिलने जा रहा है। उस केबिन के बाहर बकायदा लिखा हुआ है मिस्टर ए, एचओडी, नेम प्लेट लगी हुई है। आप यकीन करें, मोटिवेशन विल बी स्काई हाई, स्काई हाई। क्या रिस्पेक्ट, क्या रिकग्निशन, क्या स्टेटस। थोड़े टाइम बाद ये मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वही केबिन, वही नेम प्लेट, वही स्टेटस, वही सीट, वही पोजीशन, दैट विल बिकम नॉर्मल फॉर मिस्टर ए, एब्सोल्युटली नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि अब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ भाग रहे हैं, रीचिंग वंस पोटेंशियल लेवल, टॉप, टॉप। जो मिस्टर ए का अपना पोटेंशियल है, वो अब उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कहां तक जा सकता हूं, मैक्सिमम क्या, क्या हो सकता है मेरा, मेरा मैक्सिमम क्या है। मिस्टर ए उस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के पीछे भाग रहे हैं। अब्राहम मैस्लो की ये रिसर्च इस पॉइंट पर खत्म होती है
कि once Mr. A has achieved self actualization, now there is nothing ahead of it. Mr. A now will remain motivated for the rest of the life, या उनकी मोटिवेशन सारी जिंदगी कायम रहेगी. अब वो डीमोटिवेट नहीं होंगे. वंस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज अनलॉक्ड. अब समझना इस बात को. अब्राहम मैस्लो की हिरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स ताबड़तोड़ कमाल चीज थी, बेहतरीन. लेकिन इसको भी सीरियस क्रिटिसिज्म मिला, बहुत सीरियस क्रिटिसिज्म मिला. अब्राहम मैस्लो की हिरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स को जो क्रिटिसिज्म मिले, उसमें सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये था, नॉट एवरीवन हैज सेम नीड्स एज अस्यूम्ड. एंड दिस इज सो ट्रू. दिस इज सो ट्रू. फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद जरूरी नहीं है कि हर किसी की सिक्योरिटी नीड्स हो या सेफ्टी नीड्स हो. ना 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 ना. कुछ लोगों की सोशल नीड्स सामने आ जाती हैं पहले. कुछ लोग एस्टीम नीड्स के पीछे भाग जाते हैं. फूड, वाटर, क्लॉथ, शेल्टर, ये तो पूरी दुनिया के हर एक इंसान की सबसे बेसिक और पहली नीड है. इसको अक्सर एनिमल नीड भी कहा जाता है. लेकिन उसके बाद अब्राहम मैस्लो ने जो हिरार्की बनाई है, वो हर किसी के लिए वैलिड नहीं है. जैसे अ पर्सन लाइक मी, आज बता दूं आज बता दूं कि मेरी इतने सारे लोगों से इसलिए नहीं बनती, इसलिए भी नहीं बनती सर. एस्टीम नीड्स, स्टीम नीड्स मेरे लिए ये बहुत प्राइमरी चीज है. बहुत प्राइमरी, बहुत बड़ी और बहुत प्राइमरी. हर किसी को उसकी वैल्यू नहीं पता. रिस्पेक्ट. मैं मैंने ये सवाल पूछा था कि सर ये बताएं कि हम आदमी लोग घर से जब निकलते हैं, सर तीन चीजें कमाने निकलते हैं. हम आदमी आदमी प्रिसाइजली अगर घर से बाहर निकलते हैं काम करने के लिए, तो तीन चीजें कमाने निकलते हैं. पैसा, पीस एंड रिस्पेक्ट. इसमें से कोई एक ना हो ना, तो परेशानी है. कोई एक भी ना हो तो परेशानी है. मतलब ये नहीं हो सकता कि मेरी जॉब पे मुझे रिस्पेक्ट और पीस मिले, पैसा ना मिले और मैं बोलूं खुश हो जाओ भाई. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. मुझे मेरी जॉब पे पैसा और रिस्पेक्ट मिले, पीस ना मिले, मैं बोलो खुश हो, नहीं भाई, तभी परेशानी है. और मुझे बोला जाए कि भाई पैसा भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा और पीस भी मिलेगी, इज्जत नहीं मिलेगी. नहीं सर, नहीं चाहिए. ऐसी जॉब नहीं चाहिए, ऐसा काम नहीं चाहिए. बहुत सिंपल सी बात है. तो तीनों चीजें इंसान कमाने निकलता है. रिस्पेक्ट, बहुत सारे लोगों के लिए रिस्पेक्ट पहले आ जाती है, तो सर नॉट एवरीवन हैज सेम नीड्स एज अज्यूम्ड. दूसरा, मनी इज ऑलवेज नेसेसरी, नॉट ओनली टू अचीव फिजिकल नीड्स बट एस्टीम नीड्स एज वेल. मुझे एक बात बताओ ना यार, बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है. क्या ये सोशल नीड्स बगैर पैसों के पूरी हो सकती हैं? आप बता दो. क्या ये सोशल नीड्स बगैर पैसों के पूरी हो सकती हैं? अच्छा, क्या ये एस्टीम नीड्स बगैर पैसों की पूरी हो सकती हैं? अगर मिस्टर ए एचओडी बने ना, एचओडी, तो भाई अब उनका लाइफ स्टाइल भी मेंटेन करना पड़ेगा एचओडी वाला. अगर वो किसी कॉरपोरेट में, मल्टीनेशनल में एचओडी हैं, तो फिर उनका घर किसी केडीए की बड़ी स्कीम में होना चाहिए, बड़ी सोसाइटी में होना चाहिए. डीएचए बाथ आइलैंड क्लिफ्टन वाली साइड पे घर होना चाहिए. पीसीएचएस शरफाबाद पे पेंट हाउस होना चाहिए. सुन लो जरा, इस बात को समझ लो. मैं एचओडी हूं और मेहरान में आ रहा हूं, कोई इज्जत नहीं करेगा. ये बात भी अनफॉर्चुनेटली बट प्रैक्टिकल 100% आज के दौर में. मैं एचओडी हूं लेकिन मेहरान में आ रहा हूं, ना ना ना, पॉसिबल ही नहीं है कि इज्जत हो जाए. ऑर्गेनाइजेशन से पहले रोड पे जलील हो रहा हूँ मैं. बाइक वाला भी मुझे बोलेगा, ओए गरीब, तो तुझसे महंगी बाइक मेरी है. मैं एचओडी हूं जबकि. ये बात 100% ट्रू है कि मनी इज ऑलवेज नेसेसरी. अब्राहम मैस्लो ने कहा था मनी इज नॉट द मोटिवेटर. और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो अब्राहम मैस्लो को मिला,
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज नेवर परमानेंटली अचीव्ड, इट इज ऑलवेज टेम्पररी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो कभी परमानेंटली अचीव ही नहीं हो सकती। दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, अभी आपको जवाब आप खुद इसका जवाब दे देंगे, मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है। मुझे बताओ दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी कौन है? दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी कौन है? हाँ, एलन भाई, एलन भाई, राइट, एलन भाई, एलन भाई, एलन मस्क है ना, एलन मस्क। हाँ, काम करना छोड़ दिया उसने, काम करना छोड़ दिया उसने। क्यों? मतलब दुनिया का अमीर तरीन आदमी तो बन गया, और क्या, और क्या, अब क्या? अब क्या? एलियंस को मारना है उसको, एलियंस को बीट करना है, एलियंस को बीट करना है क्या? माइक्रोसॉफ्ट ओनर बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट सीईओ बिल गेट्स स्टिल टॉप 10, 12, 15 में मौजूद है। मार्क जकरबर्ग टॉप 10 में मौजूद है। हाँ, जेफ बेजोस सेकंड नंबर पर मौजूद है। मुझे एक बात बताओ ना यार, क्यों काम नहीं करना बंद कर रहे ये लोग? वाई? क्यों? और कितना पैसा कमाएंगे? मतलब एलॉन मस्क दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बनने जा रहा है, ये बात पता है आपको? एलॉन मस्क दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बनने, बोला भी नहीं जा रहा मेरे से, देखो जरा, इतना मुश्किल है। हाँ, पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा अमीर आदमी तो वो हो गया है, पाकिस्तान की इकोनॉमी से बड़ा आदमी वो हो गया, वो एक अकेला इंसान पाकिस्तान की इकोनॉमी से बड़ा हो गया, अब ट्रिलियनियर बनने जा रहा है। रुक क्यों नहीं रहा? क्योंकि सर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कोई जिंदगी में कभी अचीव ही नहीं कर सकता। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मरने, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की दौड़ मरने पे ही खत्म होगी। कुछ भी बोलो, मेरे कायद, मेरे लीडर इमरान खान ने ये बड़ी बेहतरीन बात बोली थी कि सुकून सिर्फ कब्र में है। ये बात फैक्ट है सर, फैक्ट है ये बात। सुकून सिर्फ कब्र में है। उसके लिए अमाल अच्छे होने चाहिए, लेकिन अमाल, अमाल अच्छे होने चाहिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कभी पर अचीव नहीं होगी भाई, इट इज ऑलवेज टेम्पररी। मैं और आप कुछ अचीव करें, मैं और आप कुछ अचीव करें, हमारी मोटिवेशन यहां होगी स्काई हाई, स्काई हाई। अगले दिन कोई नया मसला होगा, कोई नए ऑब्जेक्टिव होंगे, और एक नई रेस होगी। आप वो रेस जीत गए, ये मोटिवेशन स्काई हाई, टॉप, टॉप पर है। अगले मोमेंट फिर एक नया टास्क, फिर एक नया मसला, फिर एक नई रेस। ये सारी जिंदगी चलेगा बेटा, सारी जिंदगी। तो मैस्लो की हिरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स को सीरियस क्रिटिसिज्म मिला। सवाल ये आ जाता है स्टूडेंट्स की तरफ से, ये हमारी क्लास का सबसे आखिरी पॉइंट है कि सर, इज मैस्लो हिरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स वैलिड? एंड इफ इट इज वैलिड देन व्हाई, देन दैट मींस एफडब्ल्यू टेलर थ्योरी इज नॉट वैलिड। क्योंकि दोनों बहुत अलग अलग बात कर रहे हैं, तो कौन सी थ्योरी वैलिड है? तो सुन लीजिएगा, both F.W. Taylor's and Abraham Maslow's hierarchy of human need theories, they both are 100% legit and valid, but they work at different class of employees. F.W. टेलर की थ्योरी शॉप फ्लोर एम्प्लॉयज पे चलती है, जो आसान अल्फाजों में जिनको क्लैरिकल स्टाफ बोल दो आप, क्लैरिकल स्टाफ, जो बिल्कुल लेबर क्लास जिसे कहते हैं। एफ डब्ल्यू टेलर की थ्योरी उनके लिए वैलिड है। अब्राहम मैस्लो की हिरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स ये सीनियर लेवल पे मौजूद है, एग्जीक्यूटिव लेवल, डायरेक्टर लेवल, मैनेजमेंट लेवल पे लोगों के लिए ये अप्लाई हुई है। क्योंकि ये बात फैक्ट है, जब बंदा डायरेक्टर बन जाता है तो उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, स्टेटस होती है, ये बात फैक्ट है। जब बंदा थोड़ा सा सीनियर होता है, मेच्योर होता है, प्रमोट होता है, तो उसके लिए फिजियोलॉजिकल और सिक्योरिटी नीड्स वैलिड नहीं होती, सोशल नीड्स वैलिड होती हैं। दैट इज ट्रू।
लेकिन ये मैनेजमेंट लेवल पर अप्लाई होता है, आप लेबर को इज्जत दो। यार, यार ये बहुत कमाल। आप लेबर को बोलो यार तू मुझसे सिर्फ इज्जत ले ले। ओहो, ओए ओए ओए। लेबर बहुत बहुत सुनाएगा, मैं बता नहीं सकता वो क्या क्या बोलेगा आपको। लेबर को चाहिए पैसा, वो कह रहा है मुझसे काम लो, मेरे को पैसे दो, इज्जत अपने पास रखो। उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है सर, उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। वो एफडब्ल्यू टेलर की थ्योरी वहां काम करेगी। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? मजा आया? हाँ भाई, कभी ऐसे पढ़ी है ये थ्योरीज इससे पहले?